हैप्पी न्यू ईयर। क्या हो गई? क्या हो गई? हैप्पी होली। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, नहीं तो कोई हैप्पी होली, कोई हैप्पी दिवाली, कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, बड़ी बात नहीं, मेरे से याद बोलने में आ गया कहीं हैप्पी दिवाली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो धुन धुन में आदत इतनी हो जाती है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। ठीक। तो आप सब लोग जो आपकी टारगेट है, किसी का पीजी, किसी का डब्ल्यू या और किसी एग्जाम का, तो जो भी आपका टारगेट है, एग्जाम भी डब्ल्यू का 2025 में अक्टूबर में है ना। तो ये 2025 आपके लिए खुशियों भरा हो। ठीक है, चलो। हाँ, वो देख, तो लास्ट अपनी बात चल रही थी जीन ट्रांसफर। जब भी हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, आरडीटी की, तो जेनेटिक ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर की हम बात करते हैं, जहां पर डिजायरेबल जीन्स को किसी प्लांट, एनिमल, फंजाई, उनकी होस्ट की सेल में हम ट्रांसफर करने की बात करते हैं। तो वो ट्रांसफर करने के तरीके जो हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, जिसको अपन ने कल बात करा था। और हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात कर ली थी, जिसमें नेचुरल में वेक्टर वाले थे और आर्टिफिशियल में फिजिकल और केमिकल मेथड्स हमने नाम लिखे थे। थोड़ी सी बात जो है वो अपन आज बात करेंगे। तो उससे पहले अपन ने जो वो एक बार चार्ट देखा था, उसको आ जाते हैं उस पर। ये मेथड्स अपन ने देखे थे नेचुरल, जिनमें नेचुरल किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना या उनके किसी कंपोनेंट का यूज करते हुए जीन ट्रांसफर अगर किया जाए तो नेचुरल कह देते हैं। जहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनके नाम ध्यान रहेंगे आगे। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, तीनों ही बैक्टीरिया के अंदर मैं आपको पैथोलॉजी में पढ़ा दूंगा। जो लोग हैं वो बाकी पढ़ चुके हैं। रेट्रोवायरल ट्रांसडक्शन वायरस के हेल्प से ही है, और ट्रांसपोजिशन ये प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे। तो फिलहाल नाम ध्यान रखने थे। फिजिकल वाले हैं जो भी हम नाम ध्यान रखेंगे, एक बार थोड़ी सी बात करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलॉजिस्टिक, जीन कट वगैरह। केमिकल वाले एक भी हम पढ़ेंगे नहीं डिटेल, एक थोड़ा सा लाइपोसोम वाला जरूर हल्का सा बता दूंगा। तो लाइपोसोम, कैल्शियम फॉस्फेट, डेक्स्ट्रल और पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, 4 केमिकल है, जो नाम से ही पता चल रहा है कुछ केमिकल जैसा। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहले हम यहां पर बात करें कि कुल मिला के जीन ट्रांसफर 2 तरीके से बेसिकली हो सकता है। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं सीधा सा अपन जिसको कहते हैं वेक्टर मीडिएटेड, यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, और वेक्टर लेस होगा वो डायरेक्ट। तो पहले अपन वेक्टर लेस की बात कर लेते हैं, जहां पर वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी, यानी कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कहां हो सकता है, जिसमें ये तो एग्रोबैक्टीरियम को अपन आगे बात कर लेंगे, या किसी को भी पहले पढ़ो, एक ही बात है। अच्छा, डायग्राम अपन वो पीछे रहेगा इसलिए। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोपोरेशन। एक लाइन में अपने को इसको लिखना है, बाकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा देख लेते करते क्या है। हमें करना क्या है, ये होस्ट सेल है जिसके अंदर आपका डिजायर्ड डीएनए है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कब बीटी कॉटन की बात करें, कॉटन की सेल है आपका, क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी, कोई जीन है जो बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंस है, उसको इसके अंदर पहुंचाना है। न्यूक्लियस के सेल के अंदर एंटर होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा न्यूक्लियस में, और उन क्रोमोसोम के साथ, उस डीएनए के साथ इसको पहुंचाना है। यही काम कर रहे हैं अपन जीन ट्रांसफर। यहां किसी को बात क्लियर हो गई है? अब कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला आपका तरीका है इलेक्ट्रोपोरेशन। 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोर्स। आपके जो सेल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन रखते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर करना है, रास्ता चाहिए, यूं समझो कि कोई शादी है, बिना इनविटेशन के जाना है। वेक्टर है तब तो इनविटेशन में उसके साथ चल जाएंगे, बिना इनविटेशन के
अलग अलग तरीके से अंदर जाने के रास्ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड हम डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक, अब ये सेल है इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आपके पोलराइज्ड सेल होती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड वहां पर होंगे, तो आपके इसमें जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ, और इस सेल के अंदर जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जाएगा, और सेल हो जाएगी डीपोलराइज्ड। कैसी हो जाएगी, तो वो डीपोलराइज सेल होती है, तो वो उसमें पोर्स उसकी सेल मेम्ब्रेन में बन जाते हैं, तो वो पोर्स बन जाने की वजह से रास्ता मिल जाएगा और वहां पर हमारा डीएनए अंदर एंट्री कर जाएगा, जैसा शायद इसमें दिख रहा होगा। प्लांट सेल है, प्रोटोप्लास्ट कर रहा है उसको, क्योंकि सेल वॉल तो सबसे रिजिड है तो उसको पहले ही हटा दिया, ठीक है। उसको अपन ने इसमें डाला इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर ये हमारा डिजायर्ड डीएनए नीचे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, ये छेद हो गए और छेद से अंदर एंट्री कर गया। पहले तो वो साइटोप्लाज्म में गया, बाद में डायरेक्टली न्यूक्लियस में भी पहुंच गया। कोई डाउट, सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे तो अपन उसी पे आते हैं डायरेक्टली। तो मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर की बात चल रही थी, उसी को लेते हैं। 2 मिनट आप मेरे साथ ये नोट करें, कुछ भी ज्यादा समझने का नहीं इसके अंदर। पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टरलेस यानी कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। जिसमें पहला बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। when cell or protoplasm जो बात अपन ने बोला उसको एक सेंटेंस बना के लिखा है, बाकी कोई खास बात नहीं है, मैं चीजें अंडरलाइन कर देता हूं। सेल या प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पोर्स बने इसमें सेल मेम्ब्रेन में, जिससे क्या हुआ, जीन ट्रांसफर हो गया। और क्या, रटना नहीं है, बात को समझना है। डेफिनेशन जो नाम है सॉरी उसी से बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनना, पोर्स का बनना, इलेक्ट्रोपोरेशन फिजिकल मेथड है। आज की लिखने के अकॉर्डिंग पहली स्लाइड है अपनी। टेस्ट का सिलेबस तो कहूं पूरी बायोटेक कंप्लीट कर देंगे अपन तब तक, ठीक है। तो फुल बायोटेक जो मोस्ट प्रोबेबली अपनी 12 क्लास की हो रही है शायद, तो 11-12 क्लासेस की, तो पूरी ही बायोटेक अपन टेस्ट में दे देंगे। जिस जिस पैटर्न पे जो जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज रहेगी वो अपन सारे डाल देंगे, ठीक है। कर लिया नोट्स अपने ये। तो टेस्ट का सिलेबस अभी बार बार आप पूछते रहोगे तो पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बायोटेक तो ओल्ड वाले न्यू वालों के किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, जिसका पहला मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन सिंपल सा दो वर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब सेल या प्रोटोप्लास्ट, मैंने दोनों ही वर्ड को एक साथ कर दिया, ठीक है। सेल को हम वैसे सेल वॉल हटा के डालते हैं तो प्रोटोप्लास्ट रख देंगे, और उसको आपने रखा तो उससे सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डिजायर्ड डीएनए इजीली उसके अंदर एंट्री कर लेता है, वो ही है इलेक्ट्रोपोरेशन। कोई डाउट, बढ़े आगे। फिजिकल मेथड है वो कल ही लिख दिया था अपन ने, है ना। दूसरी बात जिसको अपन कहेंगे जीन गन,
ठीक है, इसमें काफी सारा लिखा, लिखने की अपन एक लाइन ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। जीन गन 3-4 नाम है, सब लगभग एक ही मीनिंग को लाते हैं। जीन गन, बायोलिस्टिक मेथड, शॉटगन या एक और माइक्रो प्रोजेक्टाइल, चारों नाम एक ही मेथड के लिए बोले जाते हैं। उसी में यूज होने वाले वर्ड के नाम से अलग अलग इसको बोल दिया गया। तो क्या क्या नाम आ रहे हैं? जीन गन, बायोलिस्टिक, शॉटगन और एक और आ जाएगा माइक्रो प्रोजेक्टाइल का लिखा होगा। ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर? बहुत आसान सा टेक्निक है। यूं समझो कि एक बंदूक है जिसके अंदर आपका, जैसे अपन बचपन में नहीं खेलते थे छर्रे वाली बंदूक है, ठीक है, छर्रा है, वो छर्रा बोलो या प्लास्टिक का भी होता था पहले, तो वो जो है आपका यहां पर जो पार्टिकल यूज होगा गोल्ड और टंगस्टन का, ये आसान सी बात है, बहुत टाइम से आप जानते भी, पहले से पढ़ रहे हो। तो गोल्ड और टंगस्टन का जो पार्टिकल है उस पर हमारा डीएनए को हम लपेट देंगे। ठीक है, यूं समझो टेप से चिपका दिया हमने उसको। अब जैसे क्या होगा, ये सेल है, सीधा इधर से निशाना सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ, साइटोप्लाज्म में होता हुआ न्यूक्लियस से डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर उसको एंट्री करवा देते हैं। उसकी स्पीड वगैरह सब उतनी रखेगा, नहीं तो आर पार निकल जाएगा वो तो। ठीक है, तो वो तरीका जो कहलाता है, वो देखो बंदूक दिखा भी रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जीन गन, बायोलिस्टिक, शॉटगन इसको बोल देते हैं। लाइन क्या लिखा है पढ़ देता हूं, बाकी अपन तो एक लाइन ही लिखेंगे। कोट गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल विद प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड भी इन्होंने लिखा, प्लाज्मिड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत कहूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये वेक्टरलेस मेथड है, प्लाज्मिड तो वेक्टर में आता है, जबकि प्लाज्मिड नहीं। यहाँ पे होना था डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। नॉन बॉन्डेड डीएनए स्पर्मिडीन, ठीक है ना, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। डीएनए इज ड्रिवन बाय हीलियम ब्लास्ट पार्टिकल, ठीक है, क्या बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में बस एक ही लाइन आएगी। ठीक है, आएगी जो चीज बात करूं, बहुत सारा पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। तो यही लाइन देखो, इसमें ये इस तरीके से है। एक यहां पर क्या होता है कि डिस्क यूज करते हैं, छलनी मान लो, तो क्या होता है कि पूरी वो पार्टिकल नहीं जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। पार्टिकल क्या करेंगे, स्पीड से आएगा। ये छलनी है तो पार्टिकल तो यही रुक जाएगा, लेकिन वो स्पीड बन गई उसकी, किसकी? डीएनए की। डीएनए उस पर लगा, वो डीएनए जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। भाई पार्टिकल तो इस छलनी से, इस डिस्क से यही रुक जाता है। ये नीचे सेल्स सिखा रखी है, टारगेटेड प्लांट सेल, जिसमें डायरेक्टली डीएनए आपका पहुंच जाता है। क्लियर है बात? तो एक पॉइंट लिख लेते हैं अपन, तो ज्यादा डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके चारों नाम ध्यान रखेंगे, ये भी फिजिकल टेक्निक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल, शॉटगन, जीन गन, बायोलिस्टिक, ये भी वेक्टरलेस है, ध्यान रखना। बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, चारों नाम में से कोई सा भी नाम क्वेश्चन में हो सकता है। गोल्ड पार्टिकल, टंगस्टन पार्टिकल सेल तक नहीं जाता है, वो उस डिस्क से, छलनी से रुक जाता है। वो तो बस डिजायर्ड डीएनए है, वो न्यूक्लियस तक पहुंचता है और हमारे उस डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा जो हम जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं। कोई वेक्टर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, तो डायरेक्ट ये वेक्टरलेस मेथड में कहलाएगा। ये कर लिया नोट? बढ़े आगे। कभी पूछ लेते क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो नाम पे, दूसरा एक ऐसा है आपका वेक्टरलेस मेथड है, वेक्टरलेस, वेक्टर मीडिएटेड, तो कोई वेक्टर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट मेथड है, वेक्टरलेस है। ठीक है, बोले तो कैसा मेथड है, फिजिकल है। जो क्वेश्चन में बातें हो सकती है, कौन सा पार्टिकल यहाँ पर यूज करते हैं, कोड या तो कुछ भी ज्यादा क्वेश्चन में नहीं है, नाम में ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, बाकी किसी को फिर भी मैं एक बार इसमें बता देता हूं कि क्या क्या 2-3 चीजें लिखी हैं जो कभी आपको, मैं नहीं कहूंगा वैसे लिखें,
स्पर्मिडीन का यूज करते हैं इसके अंदर, हीलियम ब्लास्ट का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है 430 मीटर पर सेकंड की। तो मेरे को नहीं लगता आपको किसी को लिखना हो, तो बाकी जरूरत नहीं लग रही मेरी तरफ से तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल आएगा। बड़े आगे, चलो ठीक है। अगला एक मेथड दे रखा है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें लिखाऊंगा कुछ नहीं, डायग्राम दिखा देता हूं। माइक्रो इंजेक्शन यूं मानो कि सीधा सा सुई लगानी है बस, ठीक है। इंजेक्शन है, इसमें डिजायर डीएनए डाल देंगे। इंजेक्शन है माइक्रो इंजेक्शन निडल विद फॉरेन डीएनए, फॉरेन मतलब डिजायर डीएनए इसके अंदर है, डायरेक्टली सेल के न्यूक्लियस के अंदर तक इसकी निडल पहुंच जाएगी और डीएनए अंदर। माइक्रो क्योंकि सेल में पहुंचाना है तो बहुत छोटा इंजेक्शन चाहिए, भैंस वाला नहीं चलेगा, बड़ा वाला, ठीक है, तो छोटा सा बहुत माइक्रो इंजेक्शन बोल देते हैं। तो कोई इसमें खास बात नहीं है, जनरली एनिमल सेल्स में यूज करते हैं, प्लांट सेल में इसको यूज नॉर्मली नहीं करते हैं। in which recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal in this through a class, ठीक है, कुछ भी खास बात नहीं है, हम बस ध्यान रखना है ये कैसा मेथड है, फिजिकल। क्लियर है बात, इसमें कुछ भी डेफिनेशन लिखने का नहीं, इंजेक्शन है, इंजेक्शन में डीएनए डायरेक्ट चला जाएगा। होल्डिंग पिपेट, जिससे पकड़ रखा है सेल को, नहीं तो सेल तो खिसक जाएगी, कोई शेप तो है नहीं प्रॉपर। बड़े आगे, अगला है यहाँ पर जिसको अपन ने, ये लाइपोसोम वाली बात है जो केमिकल में हमने बात कर रखी है, ठीक है। तो लाइपोसोम वाले में कुछ नहीं है, यहां पर किस मेथड से आपको सेल बायो में, वैसे जब मैं पढ़ाता हूं तब तो मैं बताता हूं, अब बाकी जो आप लोगों ने पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा एंडोसाइटोसिस, सुना है? तो हाँ, दो चीजें होती है, हल्का सा मैं बता भी देता हूं तब तक। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। जब सेल के अंदर कोई चीज एंट्री करेगी तो उसे एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर कोई चीज जाएगी एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो दो तरीके से, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। जब सेल को कुछ खाना है, सेल ईटिंग, तो फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और जब सेल को कुछ पीना है तो सेल ड्रिंकिंग, पिनोसोम, पीने से पिनो, पिनोसाइटोसिस जिसको बोल देंगे, ठीक है। बाहर निकलना वो एक्सो है, उसको सेल वॉमिटिंग भी बोल देते हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या है कि डिजायर्ड डीएनए को सेल के अंदर एंट्री करवानी है, तो एंडोसाइटोसिस, अंदर एंट्री हो रही तो ये कुछ आपका फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी स्ट्रक्चर जिसे लाइपोसोम बोलते हैं, वो लाइपोसोम क्या है, आप यूं समझो कि शादी के अंदर अपने को जाना ही था, भूल गए अपन तो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जिनके इन्विटेशन आए वो 4-5 गेस्ट गाड़ी से उतरे, उनके बीच में अपन भी घुस जाएंगे, तो अपन निकल जाएंगे। तरीका है, कभी काम मत लेना, रिस्क है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, देखो आपका ये जो है डीएनए, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो यहां पर जब आप इसको एंट्री डायरेक्टली अगर बोले से डायरेक्ट करेगा तो क्या दिक्कत है, न्यूक्लियस एंजाइम इसको यही खत्म कर देगा, चौकीदार में ही रोक लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इस पे ये लिपिड लेयर से सुरक्षा मिल गई इसको लाइपोसोम से। अब इससे ये क्या होगा, ये तो लिपिड लेयर तो क्या होगी, हमारी फॉस्फोलिपिड के सेल मेम्ब्रेन के साथ रुक जाएगी और ये डीएनए अंदर एंट्री कर जाता है। तो लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जिसको कह देते हैं, जो केमिकल मेथड है। क्लियर है बात, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, आप चाहेंगे तो जहां आपने लाइपोसोम मीडिएटेड लिख रखा है ना कल, वहां इतना से लिख दो थ्रू एंडोसाइटोसिस। लाइपोसोम जहां लिख रखा है ना, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, वहीं पे लिख दो थ्रू एंडोसाइटोसिस। कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है, एंडोसाइटोसिस, ENDOCYTOSIS, ठीक है। जबरदस्ती लंबा चौड़ा नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, काम की चीजों पे आते हैं, इसीलिए मैंने कल वो चार्ट बनवा दिया क्वेश्चन वाली बात। बड़े आगे, सबने कर लिया नोट? तो ये 3-4 मेथड थे जो अपने को बात करने थे वेक्टर लेस के अंदर। ये भी वही लाइपोसोम वाली बात है, डीएनए लाइपोसोम में गया, एंडोसाइटोसिस हुआ और आपका क्या हुआ कि डायरेक्टली इसको एंट्री अंदर मिल गई, और कुछ खास नहीं था इसके अंदर, ये अपन ने बात कर ली थी। अब आ जाते हैं अपन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें क्वेश्चन की है, लगभग चीजें इसकी अपन ने पढ़ ली है, फिर भी अपन यहां पर एक बार देख लेते हैं। बैक्टीरिया जो यूज हो रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जब यूज हो रहा है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का ले रहे हैं तो आरआई प्लाज्मिड। वो अपन ने ट्यूमर इंड्यूसिंग, रूट इंड्यूसिंग, क्राउन गॉल फॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ये रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बात? अब ये कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइप जब अपन ने बायोटिक स्टार्ट करी थी तब बताया था, एक बार वापिस से बता देता हूं कैसे क्या होता है। बैक्टीरिया है, इसमें ये तो इसका जेनेटिक डीएनए है जिसको आप प्रोकैरियोन, ठीक है, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, सेल बायो में पढ़ा होगा, ठीक है। ये है आपका प्लाज्मिड जो ब्लैक और ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी रखता है, खुद रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। ये आपका है, इसको निकाला बाहर। इसमें एक लाइन लिखी, टी डीएनए प्लाज्मिड रिमूव फ्रॉम बैक्टीरियम, ठीक है। बोले सर ये टी डीएनए क्या है? हाँ, टी डीएनए का मतलब है ट्रांसफर डीएनए। तो ट्रांसफर डीएनए ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो पार्ट, ये पूरा प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड में जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, मैंने बताया भी था आपको, उसको बोला टी डीएनए। वो पार्ट जहां पर हमारा डिजायर्ड डीएनए हम जोड़ सकते हैं वो कहलाता है टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए जो ब्लू कलर का है, अपन ने पहले पढ़ लिया था। इसको ये निकाला, टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड पूरा उसको निकाला, ये इसका टी डीएनए, टी डीएनए दिख रहा है ब्लू कलर वाला। एक डायग्राम अभी अपन शॉर्ट अपन बनाएंगे छोटा सा। अब क्या करा, इसमें कट कहां में लगाएंगे ये भी पूछ ले कि टीआई प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट जीन ट्रांसफर करने के लिए कहां लगाते हैं? टी डीएनए में, क्योंकि हमें इंसर्ट क्या करना है, ये टी डीएनए में कट लगा दी, ये लिखा प्लाज्मिड इट कट यूजिंग है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट लगा दिए। कट लगा के अब ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, ये पिंक कलर का, कलर भी बढ़िया दिया, एकदम से पहचान में आ रहा है, ठीक है। ये इसमें अपने को जोड़ना है, तो फॉरेन डीएनए कट विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड। तो ये मैंने पहले ही बात बोली थी कि जिस एंजाइम, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इधर कट लगा रहे हो प्लाज्मिड में, उसी से जहां से हमारा फॉरेन डीएनए लाना वहां भी कट लगाना है। ये उधर से लाए, दोनों को जोड़ा, इंसर्ट कर चुके हैं, तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिससे नाम बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, प्लाज्मिड बना, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना। रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड रीइंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम, जिस बैक्टीरिया का था उसमें दोबारा डाल दो इसको, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन तो वही होगा जिसमें ये था, तो उसमें दोबारा डाल दिया। किसमें डाला? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस में। टी डीएनए कैरिंग इंसर्टेड जीन इनकॉर्पोरेटेड टू प्लांट सेल क्रोमोसोम। अब इसको, ये जो जीन आपका टी डीएनए है जिसमें हमारा जीन ट्रांसफर है, इसको फाइनली फिर मल्टीप्लिकेशन कर लिया बहुत सारा, फिर ट्रांसफर करेंगे सीधा अपने प्लांट के उस डीएनए के अंदर, और उसकी टिश्यू कल्चर से प्लांट्स बना लेंगे ढेर सारे। ये प्रोसेस है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द जीन ट्रांसफर इज एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया किसी एग्जाम में, ध्यान रहेगा। अब एक आध चीज जो यहाँ पर अपने को थोड़ी क्वेश्चन वाली बात करनी है, ये आपका बहुत लंबा चौड़ा इसमें चीजें लिखी है, मैं काम की चीज वही बता रहा हूँ। टीआई प्लाज्मिड, लेबलिंग में अभी देखना मत, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना। टीआई प्लाज्मिड ये लिखा हुआ, टी डीएनए वो जो हमारे अभी ब्लू कलर का दिख रहा था, तो ये टी डीएनए है जहां पर हमारा डिजायरेबल जीन हमेशा इसमें एंटर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अपन इसको एक डायग्राम बना लेंगे। अब उसको ऐसा करते हैं अपन, एक अब मेरे साथ नोट ही कर लें एक छोटी सी बात, जो दूसरा मेथड करके कर लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट यानी कि वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। पहला अपन ने लिख लिया था वेक्टरलेस, दूसरा अपन बात कर रहे हैं जिसमें ए करके सबसे फेमस है, उसी की दो चार बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में आती हैं। वाई डाइकोट प्लांट में ही क्यों यूज होता है? यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि मैं फोकस उन्हीं चीजों पे जो आपके लिए रिलेवेंट है। बहुत सारी चीजें जो मैं उसका डायग्राम में पहले पढ़ाते थे लेकिन क्वेश्चंस में नहीं आती, इसके पर अब बता देंगे आपके पूछा कहेंगे। इनडायरेक्ट वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की बात करें, पहला एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा यहां पर है टीआई प्लाज्मिड, इसमें जितना पोर्शन व्हाइट कर रहे हैं वो है आपका टी डीएनए। ये डायग्राम आप बनाना। इनकी लेंथ थोड़ी सी लिख देते हैं, कहीं अच्छा क्वेश्चन आ जाए। टीआई प्लाज्मिड एवरेज आपका बात करें 200 यानी कि कुल मिलाकर 150 से 250 केबी इसकी साइज होती है, लेंथ। और जो आपकी इसकी साइज है टी डीएनए की, वो लगभग 23 केबी की साइज का होता है।
23 KB साइज, ये नोट कर ले। कर लिया नोट। डबल स्टैंडर्ड है इसलिए डबल दी रिंग दिखाई है, सर्कुलर है इसलिए सर्कुलर बना दिया अपन ने, ठीक है। और इसका जो पार्ट जहां पर हमारा डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट किया जाता है वो टी डीएनए, टी डीएनए का पूरा नाम है ट्रांसफर डीएनए, ठीक है। हम ट्रांसफर आरएनए अक्सर पढ़ते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना। कर लिया नोट सबने? बाकी बैक्टीरिया की, प्लाज्मिड की सारी बात अपन ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। दूसरी सबने, सबका हो गया नोट? दूसरा जो अपन यहां पर बात करें, प्लांट वायरस को भी वेक्टर के फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं। तो दूसरा है प्लांट वायरस वेक्टर्स। कौन से 2-3 प्लांट वायरसेस हैं जो आपके वेक्टर के फॉर्म में यूज हो सकते हैं? हाँ कुछ नहीं, प्लांट वायरस में हम जो ध्यान रखेंगे सबसे पहला तो ध्यान रखेंगे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। फेमस की बात करता हूं, बहुत ज्यादा अपने को इसमें टेंशन नहीं है, बट नाम ध्यान दे जाए। ये वायरस की बात पूरी पैथो में पढ़ लेते हैं। दूसरा जो यहां पर ध्यान रखेंगे अपन, सीएमवी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। हाँ ये सारा अपन ने पढ़ रखा है ना, जिन्होंने पैथो पढ़ी वो सारी बात पढ़ ली। टीएमवी है, सिंगल स्टैंडर्ड है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस जेमिनी विरिडी फैमिली वाले, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले, वो अपन सारी बात पढ़ चुके हैं, जिसमें सारे लीफ कल आ जाएंगे, येलो वन मोज़ेको आ जाएगा, बहुत सारे अपन ने पढ़े हैं। वो सारे पैथो से वायरस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 सबसे कॉमनली वायरसेस की कैटेगरी हैं जो वेक्टर के फॉर्म में यूज हो सकती है, ठीक है। रेट्रोवायरस प्लांट्स में यूज नहीं होता है, रेट्रोवायरस एनिमल्स में हम यूज करते हैं, जो मैंने बोला भी था। क्लियर है बात? बाकी वेक्टर मीडिएटर में बाकी वेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जहां पर हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम पे 2 चीजें पढ़ी है, बीएससी वाईएससी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो और जो वेक्टर है वो सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो चीजें मुझे यहां बतानी थी वो यहां बता दी, बाकी पहले ही वेक्टर ऑलरेडी सारी बात अपन ने कर ली थी। हो गया नोट सबका? तो ये था जीन ट्रांसफर की टेक्निक, जिसमें कुछ वेक्टर मीडिएटेड थी, कुछ वेक्टर लेस थी। तो यहां पर थोड़ा सा टीआई प्लाज्मिड है, वो आपको ध्यान रखना है। प्रोसीजर आपको पूरा पता है। टीआई प्लाज्मिड में आप टी डीएनए में आपका डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करते हो, जो फाइनली हमें होस्ट सेल तक पहुंचाना है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, ठीक है। तो ये जो था अपना जीन ट्रांसफर का पूरा ही पोर्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। अब जो हमें बात करनी है वो है ट्रांसजेनिक, जीएम, जीई, जिन पर भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन वाली चीजें आएगी वहां अपन दिल खोल के पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो। इनपे नहीं आ रहे तो मैं क्यों ज्यादा टेंशन दूं आपको। बात अपन लेते हैं आगे ट्रांसजेनिक, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक की टिश्यू कल्चर तो अपने पढ़ लिया था, तो उसकी जरूरत। ट्रांसजेनिक की बात करते हैं क्या है थोड़ी सी, फिर आगे शुरू करते हैं। वर्ड आते हैं 2-3, सबका मीनिंग एक ही है, ध्यान से सुनना। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाम ही आ रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कहां करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हमने डेफिनेशन जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिखी है तब बोला भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज। दूसरा नाम है आपका ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक जहां पर जीन को ट्रांसफर किया गया, वर्ड को तोड़ना सीखें, जीन को ट्रांसफर करना, इसलिए ट्रांसजेनिक वेराइटी, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल हम बोलते हैं। एक होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जीई, उसी नाम से बना जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो हमें ये पता चल गया कि सारी चीजें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनने वाला प्रोडक्ट, वही क्या है? ट्रांसजेनिक, जीएमओ, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो ये अपने को सिंपली बात पता रहे, तो अपन यहीं से हेडिंग शुरू करते हैं। जीएमओ हेडिंग डाल लें आप, इनकी फुल फॉर्म वगैरह एक बार थोड़ी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल दोनों की बात है, और हमारे लिए भी जहां जहां इंपॉर्टेंट है दोनों कैसे हम पढ़ेंगे।
जीई जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के दो, मैं पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में लिखना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। और एक है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तीनों का मतलब सेम है, कहीं भी कोई भी वर्ड रिप्लेस हो आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड by transferring genes from one organism to another. डेफिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, शब्दों को तोड़ा इसीलिए अपन ने वो बात लिख रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर करने से जो ऑर्गेनिज्म बनता है वही कहलाता है ट्रांसजेनिक। कर ले नोट, बढ़ते हैं आगे फिर। सबने कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले यहां पर जीएम ग्रोवर्स, जो सबसे बड़े जीएम प्रोड्यूसर कंट्रीज जो रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राजील। इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे। इंडिया किस पे आएगा, 4th नंबर पे। ठीक है, तो अपन उसी पर आते हैं। तो जीएम ग्रोवर्स की बात कर लेते हैं, कौन से हैं, ध्यान से इधर देखें। या जीएम प्रोड्यूसर्स, जो सबसे ज्यादा जीएम या ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करने वाले। तो ध्यान से इधर देखो, सबसे पहले कौन सी कंट्री, ब्राजील, फिर अर्जेंटीना। ठीक है, अपने एक और बीच में रह रहा है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उस इंडिया, उसके बीच में एक और रह रहा है। और नहीं, चाइना नहीं है, चाइना तो फर्स्ट है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएसए, और उसके बाद आपका इंडिया है, यूएसए और इंडिया। उसके बाद कनाडा और है, लेकिन हमें क्वेश्चन यहां से दो तरीके के पूछ लेते हैं, फर्स्ट कौन सा है और इंडिया कौन से नंबर पे है। इंडिया 4th नंबर पे है और फर्स्ट पे कौन है, ब्राजील है। तो ये अपने को ऑर्डर जीएम ग्रोवर्स का ध्यान रखना है, जो अपने क्वेश्चंस में आता है कई बार। एक सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट पे यूएसए, थोड़ा सा मुझे डाउट लगा था यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट पे यूएसए है, कोई बात नहीं, यूएसए, ब्राजील, फिर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहां से फर्स्ट का क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट पे कौन सा है, और इंडिया कौन से नंबर पे है, तो 4th पे। तो ये ध्यान रखना है, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और इंडिया। ये ऑर्डर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे को क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। बढ़े आगे, दो तरीके से क्वेश्चन यहां पर अक्सर बनते हैं, इंडिया का रैंकिंग पूछ लेते हैं और फर्स्ट पे कौन है। बढ़े आगे, चलो। दूसरी बात आती है, 3 ऑर्डर अपन याद रख रहे हैं यहां पर। दूसरा ऑर्डर है, कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने में, जिन कैरेक्टर्स को इंप्रूव किया गया
वो अपन आ जाते हैं, सबका नोट करें, बढ़ते हैं आगे। दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पर जीएम ट्रेट्स। ट्रेट मतलब कैरेक्टर के लिए बोला जाता है। सबसे ज्यादा किसमें जीएम वैरायटी बनाई गई? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हमारा कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, आपसे मिस्टेक ये होगी कि आप इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट क्योंकि आप बीटी जानते हो, तो आप वहां गलती करोगे। सबसे ज्यादा यूज होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कैरेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड नंबर पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट जैसे हम गोल्डन राइस वगैरह की बात कर ली, फ्लावर सॉर की बात कर ली। थर्ड पे आता है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। नोट कर ले इनको साथ में, कुछ समझने की टेंशन नहीं है। थर्ड पे आएगा इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर, ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसजेनिक के थ्रू, जीएम के थ्रू इंप्रूव किया जाता है, तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा एरिया किस आपके क्रॉप का है? सोयाबीन, जो हमारी तंबाकू की, टोबैको की बड़ी नाम रटने की आदत हो जाती है, तो वो सबसे ज्यादा एकरेज जो है सोयाबीन का। मेज, कॉटन, कैनोला, ये सीक्वेंस अपन ध्यान रखेंगे। सोयाबीन, मेज, कॉटन, कैनोला। ऑर्डर ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस में ये तीनों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्वेश्चन यहां से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। लगभग 60% जो एकरेज है, एरिया है ट्रांसजेनिक का, वो अकेला कौन कवर करता है? सोयाबीन। ये अपन ध्यान रखेंगे। 60% एरिया का है ये, है ना, वर्ल्ड का आंकड़ा है ये, वर्ल्ड के लिए बोला गया है। ऑर्डर हमारे लिए है कितना एरिया, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, 60% ध्यान रखेंगे। और हाईएस्ट सोयाबीन का है, फिर मेज, फिर कॉटन और केनोला। केनोला आप क्रॉप है जिसके बारे में ब्रीडिंग में मैं बताऊंगा, वैसे तो आप एग्रो में पढ़ोगे। जो आपके, मैं तो ज्यादा नहीं बताता, मैं तो हल्का सा ही बताता हूं। जो आपके मस्टर्ड या ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी से बिलोंग्स ये करता है, ठीक है, तो वहां पर बात करेंगे पूरी फिर इसकी। कर लिया नोट? 3 ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गए। कंट्री वाइज पूछा जाए, सबसे ज्यादा जो जो कंट्री में जीएम का प्रोडक्शन का या ग्रोअर है, प्रोडक्शन अलग बात है, ग्रोइंग अलग है, जो जीएम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसमें सबसे पहले है यूएसए, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, फिर इंडिया। इंडिया की रैंकिंग 4th नंबर है, जो लेटेस्ट ही बता रहा हूं मैं आपको, ये जो ध्यान रखना। फिर है जीएम ट्रेड, सबसे ज्यादा जो जीएम ट्रेड्स इंप्रूव किए गए वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और फिर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। यहां पे गलती आपसे हो सकती है, हमारे दिमाग में बीटी कॉटन ही घूम रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा हम उसी में दिमाग लगाते हैं। जीएम क्रॉप्स का एरिया, यहां पर भी गलती हम सबसे पहले टोबैको की करती गलती। टोबैको भी हमने फर्स्ट ट्रांसजेनिक पढ़ते हैं इसलिए, ठीक है, तो जबकि टोबैको हमारे इस ऑर्डर में चौथे नंबर तक भी कहीं नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पे सोयाबीन है, मेज है, कॉटन है और कैनोला है। क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो आगे बात करते अपन जीएमओ के अंदर एक एक केस की बात करें ट्रांसजेनिक के। सबसे पहला केस जो इसके अंदर अपन बात करेंगे, बीटी कॉटन, जो अधिकतर हमारे क्वेश्चंस में बार बार घूमता रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बढ़े आगे, तो अपन बात करते हैं यहां पर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जिसमें अपन पहला लेंगे बीटी कॉटन। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा हल्का सा यहाँ पे। बीटी कॉटन हम एक नाम रट लेते हैं कि बीटी बीटी, लेकिन बीटी और जीएम में फर्क है कि बीटी जब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का यूज करेंगे तभी उसको बीटी बोला जाएगा। बाकी ट्रांसजेनिक का यूज करते हुए बनाए तो उसको आप जीएम या ट्रांसजेनिक बोलोगे, हर जगह बीटी वर्ड यूज नहीं हो सकता है। बीटी आपने कॉटन सुना है, बीटी ब्रिंजल सुना है, बीटी मेज भी सुन लेते हैं, ठीक है, तो जहां पर जीन ऑब्टेन करते हैं हम बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, तो बीटी वर्ड यूज होता है। अब बीटी कॉटन से ही अपन बात शुरू करें। हमारे इंडिया में लगभग 90% से ज्यादा जो कॉटन का एरिया कवर वो बीटी कॉटन से ही होता है। 93 पॉइंट समथिंग कुछ बोलते हैं, मैं तो कहूंगा मोर देन 90% बीटी कॉटन एरिया कवर करता है। हमारे इंडिया में पहली क्रॉप जिसे जीज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, कौन सा ऑर्गेनाइज,
जीएमओ को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जीईएसी, गीज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली क्रॉप यही है, दूसरी एक और हुई है, वो भी आगे बताऊंगा। फर्स्ट जो क्रॉप 2002 में पहला ट्रांसजेनिक प्लांट इंडिया में जो अप्रूव हुआ था वो क्या है? यही है। ठीक है, 2002 के अंदर। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तो पहले उस बात को लिखते हो। चलो तो थोड़ी बात हो, 2002 में पहली बार जो बीटी कॉटन आई थी वो थी बॉलगोड फर्स्ट। कौन सी थी? बॉलगोड फर्स्ट, जिसमें जो जीन था क्राई 1AC। केवल बॉलगोड फर्स्ट है। अब वही बात बता रहा हूं, तभी लिखेंगे, ध्यान से सुन लो। पहले बॉलगोड फर्स्ट, एक एक करके बात करते हैं। बॉलगोड फर्स्ट, बॉलगोड सेकंड, बॉलगोड थर्ड। थर्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, अंडर रिसर्च ही मानो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने जीन इसके अंदर उस अकॉर्डिंग इनका नाम है। बॉलगोड फर्स्ट सिंगल जीन टेक्नोलॉजी, जहां पर एक ही जीन है। बॉलगोड सेकंड डबल जीन टेक्नोलॉजी, जहां पर 2 जीन है। बॉलगोड थर्ड ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी, जहां पर 3 जीन है। पहली बॉलगोड फर्स्ट में क्राइवन एसी जीन, बॉलगोड सेकंड में क्राइवन एसी प्लस क्राइवन सेकंड एबी, दोनों जीन है, क्राइवन एसी बी और क्राइवन एसी क्राइ सेकंड एबी। थोड़ा सा यहां पे गलती हो सकती है। थर्ड है क्राइवन एसी क्राइ सेकंड एबी और VIP3A, तीनों जीन जिसमें है। 2002 में बॉलगोड फर्स्ट, 2006 में बॉलगोड सेकंड, ये अभी तक रिलीज नहीं हुई है। बॉलगोड को रिलीज करने, फर्स्ट को रिलीज करने वाली कंपनी फॉरेन से जो आई थी वो थी मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो, और उसने कोलैबोरेट किया था इंडिया की हाइब्रिड सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी मिको। कौन सी कंपनी? महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो बनी MMBL, मॉन्सेंटो बेस्ड मिको, मॉन्सेंटो अपन यहाँ पे कुछ बोलते हैं मिको बेस्ड मॉन्सेंटो कुछ लिमिटेड करके, मैं नाम लिखा दूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आता बट हल्का सा बताओ। दोनों का कोलैबोरेशन हुआ और ट्रांसजेनिक पहली बार इंडिया में प्रोड्यूस करना इन्होंने शुरू किया, जिसमें बीटी कॉटन था। बीटी कॉटन में जो ये तीनों की जीन की बात हुई है, सारी बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंस है। बॉलवर्म एक नहीं, दो नहीं, तीनों बॉलवर्म, पिंक, अमेरिकन और स्पॉटेड बॉलवर्म। ठीक है, आप पूरा पढ़ते हो एंटो के अंदर, उन बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट ये प्रोवाइड करता है। ये जो बैसिलस थुरेंजिसिस बैक्टीरिया है, वेक्टर नहीं है, सोर्स है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वेक्टर और सोर्स में, हम बार बार पढ़ रहे थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। यूं समझो कि जहां से जीन लाना है बैसिलस थुरेंजिसिस से, लाने में जो हेल्प कर रहा है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम की तो बात हम कर चुके थे, अब यहां पे उसको मिक्स नहीं कर रहे हैं। बैसिलस थुरेंजिसिस एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? सॉइल बोर्न बैसिलस। जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अभी। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो प्रोटीन है क्राई प्रोटीन, कौन सी? क्राई वर्ड आया है क्रिस्टल से। क्या वर्ड है? क्रिस्टल। क्राई वर्ड, इसे प्रोटॉक्सिन भी कहते हैं। कई बार दिमाग में आता है सर ये बीटी कॉटन में है, तो क्या ये कॉटन को, कॉटन में ये जीन, अब ये तो टॉक्सिक है, ये अब ये क्या करता है? लार्वा को किल करता है, इन बॉलवर्म्स के लार्वा को किल करता है। तो क्या ये कॉटन में, उस कॉटन का प्रोडक्ट कोई भी हम यूज करें तो उस कॉटन को अफेक्ट करता है क्या? नहीं करता है। क्राई प्रोटीन जो ये आपके बैसिलस थुरेंजिसिस से ऑब्टेन हुई है, इन जीन से जो एक्सप्रेस हो रही है, ये जीन कॉटन प्लांट पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि ये जो क्राई प्रोटीन है ये प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा? ये आपके उस लार्वा की एलिमेंट्री कैनाल की अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होता है। कौन सा पीएच? अल्कलाइन, मतलब बेसिक एक तरीके से उस पीएच पे एक्टिव होता है। और लार्वा जो है उस बॉलवर्म का, यानी कि वो जो इल्ली है उसके अंदर, वो उसकी मिडगट पर्टिकुलर वर्ड बता रहा हूं, उस एलिमेंट्री कैनाल में भी मिडगट की एपिथेलियल सेल्स पे वो बाइंड हो जाता है, वहां एक्टिव हो जाता है और उसकी मिडगट में पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे वो इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो जाती है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, और भी चीजें हो सकती है, सारी एक साथ, पहले जो बोला वो लिख लेते हैं एक बार, आप मेरे साथ ही नोट करेंगे। यहां से अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल अक्सर आ ही रहे हैं, जैसे VIP3 वाला लास्ट ईयर ये
आपसे भी चर्चा हुई, 2 बार दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। गीज के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने यहीं पे कवर कर दिए। ये मिनिस्ट्री वाला कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये क्वेश्चन? मैंने जब पीजी का एग्जाम दिया था 2016 में, तब उसमें आ रखा है शायद। इंडिया में जीएम क्रॉप से रिलेटेड जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कमेटी मतलब तो समिति, भाई कोई भी कमेटी बन गई ना यार, 4 लोगों की मिलकर कमेटी बन गई, तो हमारे इंडिया में कमेटी इसके लिए बना रखी है कि यार कोई जीएम क्रॉप इंडिया में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, वो तय वो कमेटी मिलकर करती है। जीएम एंड ट्रांसजेनिक बिल्कुल सेम है, आपको पहले ही मैंने वर्ड लिखवा दिया, उसका मीनिंग भी समझा दिया। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीई जेनेटिकली इंजीनियर्ड, और ट्रांसजेनिक, तीनों का मतलब सेम है। कर लिया नोट सबने? हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, हाँ ऐसा मुझे रिसेंट का पता नहीं, आपने कहीं देखा हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी हो सकता है, देख लेंगे अपन इसको, कोई दिक्कत। ठीक है, बाकी ज्यादा चला आ रहा है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको भी अपन देख लेंगे। तो ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है ये ध्यान रखना, कौन से मंत्रालय के अंदर? इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, ये उसके अंडर में आता है, जो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, क्लियर नोट? ठीक है, और फर्स्ट जिम क्रॉप परमिटेड, ठीक है, कब हुई थी ये? 2002, यहां लिख भी रहा हूं, वैसे आ जाएगा आगे वापस। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट? चलो आगे बात करते हैं। किसी का नोट करना बाकी था क्या? ठीक है, अब इसमें जो बात चल रही थी 3 की, तीनों नोट कर लेते हैं। बॉल गॉड फर्स्ट, बॉल गॉड सेकेंड, बॉल गॉड थर्ड। दो 2002 में ये रिलीज हुई, जिसको भी अपन ने बोला ये 2006 में ये रिलीज हुई, इसका कोई साल अभी नहीं है। इसे आप कहते हो सिंगल जीन टेक्नोलॉजी। बॉल गॉड फर्स्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो सिंगल जीन टेक्नोलॉजी कहेंगे। डबल जीन टेक्नोलॉजी और ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी। नाम से पता चल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें कौन से जीन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए नाम यहां पर गड़बड़ हो जाते कई बार। तो पहला जीन है CRY1AC, आई पढ़ देते हैं हम कई बार इसको, ठीक है, तो गलती ना हो जाए। इसमें CRY1AC जो पहले है वो तो रहेगा ही रहेगा, एंड क्राई सेकंड AB, फर्स्ट AB नहीं है, क्राई सेकंड AB, इधर तीनों CRY1AC, क्राई सेकंड AB एंड
VIP3A नोट कर लो। जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ जाए, साल पूछ लें, ठीक है, तो जीन पे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ऑल दिस, यहां पर 3 तरीके के जीन हुए, तो नोट लगा के एक बात लिख देते हैं। ऑल द 3 जीन्स आर रेजिस्टेंट फॉर बॉलवर्म्स। बॉलवर्म्स तीनों ही आ गए इसमें भी, एक बार ब्रैकेट में डाल देते हैं। अमेरिकन बॉलवर्म, नाम सब आप साइंटिफिक जानते ही हो, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, या हेलियोथिसा भी बोल देते हैं इसको कई बार। अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, क्या नाम है इसका, आपने पढ़ा होगा, एरियस वाइटेला, वेरी गुड। अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, और एक और पिंक बॉलवर्म, पैक्टिनोफेरा गोसिपियला, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है। स्पॉटेड बॉलवर्म एंड पिंक बॉलवर्म, तीनों के लिए रेजिस्टेंट है। ऑर्डर भी पूछ लेते कि कौन से ऑर्डर्स के लिए ये इफेक्टिव हैं, तो लेपिडोप्टेरा तो आ ही गया, ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख देंगे। ऑर्डर्स की बात करें, ठीक है, ये तीनों ही जीन्स की बात करें अपन, तो यहां पर अपन इस तरीके से करते हैं, एक बार ये नोट करें, उसको ऑर्डर वाली बात को अगली स्लाइड में करते हैं। अरे पीछे कोई बात डाउटफुल, क्लियर सबके, सीधा याद रखना है, जीन आपको स्पेशली याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में आते रहते हैं। पहले में जो जीन था वो दूसरे में मिलेगा ही, दूसरे वाले जीन तीसरे में, दोनों ही मिलेंगे, और एक एडिशनल एक एक जुड़ता जा रहा जीन। बढ़े आगे, हो गया नोट सबका। कितने लोग नोट कर रहे हैं, कर लो। चलो एक बात और नोट कर लेते हैं, अरे छोड़ देंगे क्लास से, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो टाइम पूरा भी नहीं होने देते, तो नहीं हुआ है। मैं अगली क्लास कैंसिल करा के मैं ले लूंगा ये भी, नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा कंट्रोल तो करो थोड़ा सा। अब 5 मिनट पहले माहौल बना देते हो, हिलने डुलने लग जाते हो, कॉपियां पेज पर लड़ने लग जाते हो, तुम लोग हरकतें करते हो। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, बैग पैक, लास्ट क्लास होती है ना, बैग पैक करके 1-2 बार तो कई बार मैं कॉपी वापस खुलवाता हूँ, खोल अभी तो मेरे को 2 पॉइंट लिखवाने, तो इतनी जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा, क्योंकि अभी पढ़ ही लिया है तो उसको दोबारा अगली क्लास में आके फिर समझना, फिर लिखना नहीं, तो हाथ हाथ लिख लेंगे। देखो ध्यान से इधर, यहां पर जो बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया, बैसिलस तुरेंजेसिस, कैसा बैक्टीरिया है ये, सॉइल बोर्न है, तो ये भी कहीं आ जाए तो ध्यान रहे। इस बैक्टीरिया में जो हमारे लिए काम का जीन है वो कौन सा है, क्राई प्रोटीन, क्या कहेंगे, क्राई प्रोटीन, ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन जिसका नाम पूरा हो जाएगा, क्राई का मतलब क्रिस्टल, इसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन, कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉक्सिन, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेज में है। अब इसको आपको ट्रांसफर करना है कहां पर, ये ट्रांसफर किया कुल मिला के, ये जब आपका एक्सप्रेस होगा किसके अंदर, कॉटन के अंदर, तो ये ध्यान रखना है, विच एक्टिव इन इंसेक्ट, इन बॉलवर्म, इन इंटेस्टाइन ऑफ बॉलवर्म लार्वी, एक्टिवेट अल्कलाइन पीएच ऑफ, पूरी लाइन को बना देते हैं, अल्कलाइन
आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं वैसे साथ में। अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट इंटेस्टाइन of insect larvae, which binds at midgut epithelial cells of larvae which creates pores kill insect larva, जिससे क्या हो जाएगा, ये लार्वा की डेथ हो जाएगी। ये एरो देखते जाना, कुछ नहीं है जो बात बोली उसको सिस्टमेटिकली, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर ये पीएच पूछ लेते कई बार, ठीक है, कहां जुड़ता है, सारी बातें मैंने यहां पर करी। क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, प्रोटोक्सिन, एक्टिवेट अल्कलाइन पीएच, ठीक है, इंटेस्टाइन की लार्वा में, लार्वा के इंटेस्टाइन में। उसके अलावा ये कहां जुड़ेगा, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट, ठीक है, जिससे पोर्स क्रिएट होंगे, फाइनली इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो जाती है। इसको बीटी टॉक्सिन भी लिख लेते हैं, 2-3 नाम है इसका, बीटी टॉक्सिन भी इसको कहते हैं। क्लियर है, पढ़ के आना, क्योंकि सबसे ज्यादा ही अपन एक ही ट्रांसजेनिक को पढ़ रहे हैं, वो बीटी कॉटन की बात, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। कई बार यहां से क्वेश्चंस टॉक्सिन पे सारा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।